हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम DSSP PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीके के विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं वो पूरे डिटेल के साथ कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो उसी मेथड के साथ हम अपने क्वेश्चंस आगे की तरफ लेकर जाते हैं। और पहले की वीडियोस में हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो रहते हैं 12 क्वेश्चंस, वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये पेपर है 7/3/2022 को जो हुआ था 4:30 से 6:30, जो अभी मार्च में पेपर हुए थे, उसमें जो पेपर ये हुआ था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अवनी लेखारा इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित हैं? अवनी लेखारा, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर पता करने से पहले हम जान लेते हैं अवनी लेखारा है कौन। अवनी लेखारा फर्स्ट इंडियन वुमेन है भारत की जिन्होंने 2020 समर पैरालंपिक्स, जो कि 2021 में हुए थे, कोरोना की वजह से वो लेट हो गए थे, तो 2021 में हुए थे, लेकिन वो थे 2020 समर पैरालंपिक्स। उसमें गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। एयर राइफल से हमें समझ में आ गया राइफल है, यानी कि शूटिंग के खेल से वो संबंधित हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा कि वो शूटिंग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शूटिंग होगा, कि वो शूटिंग स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग पोजीशन में, एंड सेकंड है उन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता था इन 50 मीटर राइफल। तो उन्होंने 2020 के समर पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल में और सेकंड 50 मीटर एयर राइफल में ब्रोंज मेडल, जो कि टोक्यो में हुए थे जापान में 2020 समर पैरालंपिक्स, लेकिन कोरोना की वजह से ये लेट हुए, 2021 में हुए थे। अब जब हमने ये तो बात कर ली कि अवनी लेखारा कौन है, तो हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। शूटिंग स्पोर्ट्स ये सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुआ था, यानी कि सबसे पहली बार जो शूटिंग खेला गया था वो स्विट्ज़रलैंड में खेला गया था। कब खेला गया था? 15th सेंचुरी में खेला गया था। ठीक है, 15th, ये थोड़ा कट गया है लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, 15th सेंचुरी में खेला गया था स्विट्ज़रलैंड में। तो शूटिंग स्पोर्ट्स के बारे में हमने जाना। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया और हमारा आंसर मिल गया कि अवनी लेखारा शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इन इंडिया इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 30 सितंबर, 30 अगस्त और 30 जुलाई। भारत में राष्ट्रीय लघु दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, 30 सितंबर को, 30 अगस्त को या फिर 30 जुलाई को। तो इसका आंसर है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि 2 टाइप्स के डे हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल डे और दूसरा होता है नेशनल डे। क्योंकि यहाँ पर नेशनल डेज़ की बात कर रहे हैं और इसका आंसर है सही 30 अगस्त। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। जब अगस्त की बात आ गई तो अगस्त में कितने नेशनल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, तो पूरे महीने के हम जान लेते हैं। नेशनल डेज इन अगस्त, 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? अभी जो लॉ बना था, जो बिल पास हुआ था, वो था मुस्लिम ट्रिपल तलाक का, जो वुमेन्स ने जीता था। तो उसके सेलिब्रेशन में 1 अगस्त को हमने मुस्लिम वुमेन राइट्स डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी दिन ये लॉ और बिल वुमेन्स ने जीता था। दूसरा है 7 अगस्त, नेशनल हैंडलूम डे। तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। थर्ड है 8 अगस्त को हम क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं, जो कि
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसकी याद में मनाया जाता है। 1942 में एक मूवमेंट चला था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये उसी की याद में 8 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। 15 अगस्त आते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं, अपने यंगेस्ट सद्भावना दिवस हम हमारे देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की याद में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे सेरेमनी थी। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। नेक्स्ट है हमारा 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम 29 अगस्त को मनाते हैं। ये हम जो हमारे मेजर ध्यानचंद हैं उनकी याद में मनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को उनका बर्थडे सेरेमनी होती है। तो हमें हमारे क्वेश्चंस ये डेज तो पता चल गए, साथ में ये भी पता चल गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम किसकी याद में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद, जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत माहिर थे, तो उनकी याद में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद। सद्भावना दिवस हम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की याद में मनाते हैं 20 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आपको पता है कि ये हम अपनी स्वतंत्रता की याद में मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा 8 अगस्त को मनाते हैं हम, क्योंकि इस दिन 1942 में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। इसी तरह मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे भी हमें पता चल गया है कि हमने ये क्यों मनाना स्टार्ट करा था, ट्रिपल तलाक में जब वुमेंस जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका जवाब जानने से पहले हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट था अंडर महात्मा गांधी, और ये बिल्कुल नॉन वायलेंस मूवमेंट था, बिल्कुल अहिंसक विद्रोह था या आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी उसी को बढ़ावा देते थे। द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस मूवमेंट वॉज ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसका मेन अचीवमेंट क्या हुई कि 1920 में जब हिंदूज़ के अलग मूवमेंट चल रहे थे और मुस्लिम्स के अलग चल रहे थे, तो उनको इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि दोनों एक साथ हो गए थे, क्योंकि 1920 में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था जो कि मुस्लिमों का था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी था जो कि हिंदूज़ का चल रहा था महात्मा गांधी के अंडर। तो ये दोनों एक साथ जुड़ गए थे 1920 में, और बिल्कुल अहिंसक विद्रोह था। इसमें सब ने अपने टाइटल्स वापस देने लगे, लोग जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनको उनका त्याग करने लगे, जो इंडिया में बनती थी उन्हीं को वो बढ़ावा देते थे, उसी का इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा था मूवमेंट, लेकिन तभी ये हिंसक हो गया, और 5 फरवरी 1922 में जो लोग थे उन्होंने चोरी चोरा एक पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, और उसमें 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई। तो इसके विरोध में, इससे नाराज़ होकर महात्मा गांधी को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अहिंसक थे और अहिंसा को ही बढ़ावा देते थे। तो और ये मूवमेंट हिंसक हो गया, तो उन्होंने तभी इस मूवमेंट को बंद कर दिया और अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब वापस ले लिया? 1922 में ले लिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? उन्होंने 1922 में वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके डैश में होता है, यानी कि किस में होता है? तो हम इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर, यानी कि पायरुवेट का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
इस टर्म को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब प्लांट्स में ये प्रक्रिया होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर में उसका विखंडन होता है तो उनको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये किस जगह में, प्लांट्स की किस सेल में होता है? तो ये होता है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। तो हमारा इसलिए आंसर हो गया, द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन गलत हो गए हैं, हिंदी में डी आंसर है और इंग्लिश में ए आंसर है, तो आप देख लेना। पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं ऑप्शंस, वो आप ध्यान रखना कि इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हम दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। एक तो स्टेटमेंट ये है, और सेकंड है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन होगा इसका डी, बोथ 1 and 2 राइट। ठीक है, करेक्ट या राइट, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेते हैं अपना। The ovary in angiosperms developed into the fruit, whereas the ovules becomes the seeds enclosed within the fruit। यानी कि फ्रूट का जो निर्माण होता है वो सीड्स में होता है। सीड्स आर फाउंड बोथ इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दोनों में पाए जाते हैं सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी। ब्रायोफाइट्स दूसरी स्टेटमेंट थी हमारी, ब्रायोफाइट्स आर कोल्ड एम्फीबियंस। तो यस, बिल्कुल ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कोल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स नीड बोथ वाटर एंड सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको दोनों तरीके की, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर एंड सॉइल, अपने सर्वाइवल के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये है हमारा 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप जानते हैं कि DSSB में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम उस बिल्कुल वही क्वेश्चन टू द पॉइंट करा रहे हैं जो पेपर्स में आते हैं और जो पेपर में आ चुके हैं और जो पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, उनका जो टॉपिक होता है वो रिपीट होता है बार बार। तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन, इससे आपके प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो पढ़ते हैं अपना 6th क्वेश्चन। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड है, श्रीलंका इज separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar। पाक जल संधि यानी कि पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। ऑप्शन है ए बोथ 1 and 2, बी है neither 1 nor 2, सी है only 2 और डी है only 1। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इंडिया शेयर्स करता है अपने बाउंड्रीज को 7 कंट्रीज़ के साथ और श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती हैं दोनों पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, कौन कौन से देश हैं जो इंडिया से बाउंड्री साझा करते हैं और सबसे ज़्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है, वो जान लेते हैं। और सेकंड पॉइंट भी हम जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको भी जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री इंडिया से साझा करता है वो देश है बांग्लादेश। किलोमीटर वाइज भी लिखा हुआ है। बांग्लादेश इंडिया से
4096.1 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो साझा करता है, जो बाउंड्री लगी हुई है हाँ इंडिया से बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा मिलती है। सेकंड नंबर पर है चाइना, जो कि इंडिया के साथ 3488 किलोमीटर अपनी बाउंड्री साझा करता है। थर्ड है पाकिस्तान, 33,023 किलोमीटर 3,323 किलोमीटर अपनी बाउंड्री साझा करता है इंडिया के साथ। नेपाल फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर करता है। म्यांमार और फिर भूटान 699 किलोमीटर, और सबसे कम जो बाउंड्री साझा करता है वो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। तो हमने बिल्कुल लाइन वाइज आपको बताया है कि कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम बाउंड्री साझा करता है। तो बांग्लादेश, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंडिया के साथ कौन सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और कौन सा देश सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे कम जो शेयर करता है वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैप में, ये है इंडिया का मैप और फिर श्रीलंका। तो बीच में जो है नंबर भी डाल रखा है 1 और 2। तो 1 जहाँ है वो है पाक स्ट्रेट, और जो सेकेंड नंबर पर है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, एक साइड पर है, 1 साइड पर है पाक स्ट्रेट, और सेकंड साइड पर है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होती हैं इस तरह। ये रहा एक मैप और है, जो कि बाकी अदर कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, वो कौन कौन से देश हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि 7 कंट्रीज़ करती हैं, तो लिखा हुआ है पाकिस्तान, स्टार्टिंग से करते हैं चलो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। इनमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और अफ़गानिस्तान सबसे कम। ठीक है, और श्रीलंका को कौन सी, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की जो पाक संधि है, जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है हिंदुस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं। Which of the following institute has developed e-source that will serve as an online marketplace for waste electrical and electronic equipment? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT रोपड़ एंड ऑप्शन डी है IIT कानपुर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ई सोर्स विकसित किया है जो अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करेगा? तो वो कौन सी IIT है? इसका आंसर है ऑप्शन ए IIT मद्रास इस काम को करेगा, जो कि हाल ही में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? 1 है बार्ले और सेकंड है ज्वार। तो ऑप्शन है नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 1 और ऑप्शन डी है बोथ 1 और 2। तो इसका सही आंसर है नीदर 1 नॉर 2। तो हम क्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में होती हैं अक्टूबर टू अप्रैल के बीच में, जैसे कि एग्जांपल वीट अनाज यानी कि ज्वार, बार्ले एंड पल्सेस, ये सब रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं और इनका विंटर सीजन में होती है अक्टूबर टू अप्रैल। तो हमारा आंसर मिल गया। आंसर क्वेश्चन था कौन सा रबी क्रॉप्स के अंदर नहीं आता है, बार्ले और ज्वार का ऑप्शन था, तो ये दोनों तो रबी क्रॉप्स में ही आते हैं, तो इसलिए आंसर हो गया नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, सेकेंड टाइप है खरीफ, जो कि समर में होती है जुलाई टू अक्टूबर के बीच में। एग्जाम्पल है इसके राइस, बाजरा, मेज एंड कॉटन एक्सेट्रा। थर्ड है जायद, जो कि मई और जून के बीच में होती है, ये
इसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, कुकुम्बर, खीरा और ककड़ी। इनसे ज़्यादातर मई और जून के बीच में होती हैं ये, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कंट्री को, इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 9। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑप्शन ए forms of oaths or affirmations, option B allocation of seats in the council of states, C है languages और D है provisions as to disqualification on ground of defection। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, राज्यसभा में संस्थानों का आवंटन, सी भाषाएं और डी दल बदल के आधार पर, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था अपनी कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन जब संविधान तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था, उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में ये बढ़कर 12 हो गई। तो ये पूछा गया है 10वीं अनुसूची में किसके बारे में, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है डी, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर या दल परिवर्तन के से संबंधित है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यानी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपना दल बदल लेते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये उससे संबंधित है, उसमें जो लॉज एंड रूल्स हैं उनसे संबंधित है कि उनके बारे में क्या लॉज एंड रूल्स हैं। तो हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, 10 यानी कि दल बदल। तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा डी। मैंने आपको बता दिया टोटल शेड्यूल है 12, जो कि पहले थी 8, 10 को हम दल बदल से याद कर सकते हैं, और ये पूरी 12 की 12 हमने आपको अनुसूचियाँ दे रखी हैं ना, जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं या वैसे भी याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये तो ट्रिक है। और फर्स्ट जो है वो टेरिटरीज़ के बारे में है, उसके अंदर कि जो टेरिटरीज़ और स्टेट्स हैं उनके बारे में है कि उनकी बाउंड्रीज़, उनका नाम वगैरह जो भी है वो उससे संबंधित है, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची एमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो नेता वगैरह होते हैं और जो सरकारी पदों पर होते हैं उनके वेतन से संबंधित है, एमोल्यूमेंट्स यानी कि सेकंड अनुसूची। थर्ड है एफर्मेशन, यानी कि जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। फोर्थ अनुसूची आर से डिनोट होता है राज्यसभा, राज्यसभा की सीट से संबंधित है। फिफ्थ है शेड्यूल एरियाज़, जो कि शेड्यूल एरियाज़ हैं या शेड्यूल SC ST हैं उनसे संबंधित है। और सिक्स्थ है अदर शेड्यूल ट्राइब्स, जो दूसरी हैं जो कि उनसे संबंधित है। एफ है फेडरेशन स्ट्रक्चर, 7th अनुसूची फेडरेशन स्ट्रक्चर से है, 7वीं अनुसूची, यानी कि इसमें है कि किस के पास कितने विषय हैं, यानी कि केंद्र के पास कितने विषय हैं, राज्य के पास कितने विषय हैं, और दोनों के मिलाकर उन दोनों के पास कितने हैं, जैसे कहते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र के पास 100 विषय हैं और राज्य के पास 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के पास 51 विषय हैं। तो इस तरीके से हमको उनके बारे में। 8वीं अनुसूची वो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड। 9वीं है हमारी लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड। 10वीं है हमारी यही डिफेक्शन यानी कि दल बदल, तो क्वेश्चन यही था। 11वीं है पंचायत से रिलेटेड और 12वीं है म्यूनिसिपल यानी कि शहर के से रिलेटेड, उनसे संबंधित जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो ये 12 की 12 मैंने आपको बता दी शेड्यूल्स, और 10वीं किससे संबंधित है, दल बदल से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, ऑप्शन ए है 38, 39, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 42 और डी ऑप्शन 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो
कैल्शियम, कैल्शियम की बात हो रही है, तो कैल्शियम क्या है, हम कैल्शियम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कैल्शियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट, ये एक केमिकल एलिमेंट है, ये आपको दिख भी रही होगी पिक्चर। इसका सिंबल होता है Ca। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, और 4 पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको उसमें चूज़ करना होता है कि कौन सा सही है। तो कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो C, कैपिटल C और स्मॉल a। तो कैल्शियम का ये होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। आपको 20 तक तो याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो वो 20 तक ही पूछते हैं, तो एटलीस्ट आपको 20 तक तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। तो ये हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम का सिंबल Ca हो गया, और एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40। आप याद कर लेना इसको, 20 तक तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct? 1 है कमायचा इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कमायचा एक प्रकार का तार वाद्य है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो और सेकंड स्टेटमेंट है तबला इज़ अ टाइप ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये टाइप पूछ रहा है कि कमायचा का क्या टाइप है और तबला का क्या टाइप है। तो ये दोनों ही वाद्य यंत्र हैं, यानी कि संगीत से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी है नेदर 1 नोर 2, और ऑप्शन डी है ओनली 2। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कमायचा का टाइप होता है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, और तबला का टाइप होता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जो कि आप आगे आने वाली पिक्चर में देखेंगे। कमायचा इज़ अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टील, परकमेंट, गट, मेटल, शीशम एंड हॉर्स हेयर। ये आप देख रहे हैं, तब पिक्चर में देख सकते हैं आप। इसके इस वाद्य यंत्र की जो स्ट्रिंग्ड हैं वो स्टील की बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर स्ट्रिंग्ड है, जो कि वो ऐसा करके बजा रहे हैं। तो इसमें स्ट्रिंग्ड है, तो ये टाइप हो गया स्ट्रिंग का। और सेकंड इसकी हम पूरी जानकारी कर लेते हैं। दिस इज़ अ कम्युनिटी इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन राजस्थान। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेनली राजस्थान का है, क्या नाम है, कमायचा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कमायचा किस राज्य का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये राजस्थान का है। और कौन सी कम्युनिटी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, तो मंगानियार कम्युनिटी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, जो कि वेस्ट राजस्थान में रहती है। तो इसके 3 क्वेश्चन, हमें 3 से 5 क्वेश्चन पता चल गए। कमायचा राजस्थान में सबसे ज़्यादा बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और इसको मंगानियार जो कम्युनिटी है वो बजाती है, और ये स्ट्रिंग टाइप का है। और इसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मंगानियार किस राज्य की कम्युनिटी है, तो मंगानियार राजस्थान की कम्युनिटी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है तबला। तबला इज़ मोस्ट फेमस परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तबला बजाते हैं तो ये इसकी ताल होती है, तो परक्यूशन का मतलब ही है ताल वाद्य यंत्र है ये। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा ये बजाते हैं नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक, बट इट्स वर्सटैलिटी इन ऑल म्यूज़िकल स्टाइल। सिर्फ म्यूज़िक में ये सभी तरीके के म्यूज़िक में बजाया जाता है, और इसका टाइप है मोस्ट पॉपुलर है ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि बजाते हैं ना इसको, ताल से ताल मिला, आपने सुना होगा गाना, ये उसी टाइप का है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई हमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। सेकंड है इन 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा।
1687 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका राइट आंसर है बी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। यानी कि हम्पी जो थी कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की 14th सेंचुरी में, और मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा राज्यों को अपने एम्पायर में मिलाया था। तो और इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा इंडिया पर इनका अधिकार था और इन्होंने बहुत विस्तार करा था मुग़ल एम्पायर का। तो हाँ, गोलकोंडा इन्हीं के शासन के काल में इन्होंने अपने एम्पायर में मिलाया था इन 1687। और 1687 में इन्होंने सिर्फ गोलकोंडा को नहीं बल्कि गोलकोंडा और बीजापुर दोनों को अपने एम्पायर में शामिल किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आप ये देख रहे हैं द विजयनगर एम्पायर ऑल्सो कॉल्ड द कर्नाटक किंगडम, इसको कर्नाटक किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। वॉज बेस्ड इन द दक्कन प्लेटो रीजन ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो साउथ का पार्ट है वो दक्कन प्लेट कहलाता है, दक्कन की प्लेट या फिर दक्कन के पठार हिंदी में। तो ये विजयनगर एम्पायर था, इसको कर्नाटक किंगडम भी कहते हैं और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1336 में। दो भाई थे हरिहर एंड बुक्का, उन दोनों ने मिलकर इस एम्पायर की शुरुआत की थी, जो कि बाद में 1687 में औरंगज़ेब ने अपने शासन में मिला ली थी। और इसी के साथ गोलकोंडा के साथ बीजापुर को भी अपने एम्पायर ने मिलाया था। तो यस, हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरी देखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं और पेपर सॉल्व करना चाहते हैं विद डिटेल कॉन्सेप्ट, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं विद डिटेल कॉन्सेप्ट उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।